नमस्कार। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विद्यालय आधारित गतिविधियाँ क्या है और डीएलएड जो कार्यक्रम बिहार में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा चल रहा है, ये 2 मोड्स में चल रहा है। एक तो नियमित रूप से जो डायट पीटीईसी में नामांकन हुआ है और एक दूरस्थ शिक्षा के द्वारा उसका भी कस्टोडियन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। दोनों में विद्यालय आधारित गतिविधियां हैं और लगभग एक ही जैसा है। बस पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि केवल काम करने के तरीके या उनकी संख्या अलग-अलग है, लेकिन जो काम करते हैं या जो हम रिपोर्ट जमा करते हैं वो लगभग एक समान है, चाहे वो दूरस्थ शिक्षा के द्वारा हो या नियमित रूप से। मित्रों, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये विद्यालय आधारित कार्यक्रम डीएलएड में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम नियमित जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए दोनों में 4 गतिविधियां हैं। एक तो शिक्षण अभ्यास है, दूसरा क्रियात्मक शोध है, तीसरा विद्यालय उन्नयन योजना है और विद्यालय गतिविधियां हैं। इसकी चर्चा हम पहले क्लिप में कर चुके हैं। साथ साथ क्रियात्मक शोध के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं और व्हाट्सएप पर जो लोग जुड़े हुए हैं उसका एक प्रारूप स्कैन करके मैं डाल चुका हूँ, उसको भी आप देखे होंगे और हो सकता है कि आपके लिए वो लाभदायक हो। आज मैं उन्हीं गतिविधियों में से एक काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूँ और वो है शिक्षण अभ्यास और शिक्षण अभ्यास के लिए सीखने की योजना। और ये सीखने की योजना अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग संख्याओं में बनाई जाती है, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। ये पहले हम लोग सुनते आए हैं या अगर कहीं आप पूर्व से प्रशिक्षण से संबंधित हो तो आप ये नाम सीखने की योजना नहीं सुने होंगे, बल्कि लेसन प्लान या पाठ्य योजना। पहले पाठ्य योजना कहते थे और उसका एक प्रारूप भी अलग होता है। आज भी लोग पाठ्य योजना को ही संबोधित करते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है। अब सीखने की योजना उसे कहते हैं, उसके प्रारूप भी अलग है और है तो काफ़ी आसान। सीखने की योजना का प्रारूप जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा विकसित की गई है, उसकी चर्चा या हम लोग कहें कि उस प्रारूप की चर्चा आज हम लोग करेंगे। और ज़्यादातर मेरा अनुभव है कि बहुत सारे विद्यार्थी प्रारूप को देखकर घबरा जाते हैं या उनके मन में होता है कि कैसे बना पाएंगे, लेकिन कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। समानतः हम एक सीखने की योजना को कई भागों में बांटते हैं और उन भागों को अगर एक-एक करके नाम दिया जाए या बताया जाए तो पहला है सूचनात्मक विवरण, दूसरा है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ। इसमें विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ को 3 तरह से देखा जाता है। एक तो विद्यार्थियों का विषय वस्तु से क्या संबंध है या उनका क्या उससे समझ है। दूसरा, शिक्षक स्वयं उस विषय वस्तु को कभी पढ़ाए हैं या जानते हैं या उनके लिए नया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है विषय वस्तु, उसको हम जोड़ते हैं पाठ्यचर्या से या पाठ्यक्रम से। तो विषय वस्तु से संबंधित हम समीक्षा करते समय 3 क्षेत्रों को देखते हैं: विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। तीसरा है विषय वस्तु का विवरण एवं सीखने की योजना का महत्व। सचमुच में जो हम सीखने की योजना बनाते हैं या नया जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि पाठ को जो हमारे समय है या समय अलॉटेड है, जिस घंटे में हम जा रहे हैं उसके लिए पाठ को ही खत्म करना जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के सीखने की गतिविधियों को, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर अगर योजना बनाएं तो वो ज़्यादा प्रभावित होगा। हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाल केंद्रित हमारी योजना है सीखने की योजना।
तो जब हम विषय वस्तु के विवरण की चर्चा करते हैं तो विषय वस्तु किस प्रकार के ज्ञान निहित है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम विषय वस्तु के समझ से आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस विषय वस्तु को या उस पाठ को पढ़ाने से बच्चों को किस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ज्ञान किस तरह से है उस पाठ को पढ़ाने से। दूसरा है विद्यार्थियों को विषय वस्तु क्यों सिखाना चाहिए। जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक प्रश्न आता है कि आखिर क्यों। तो हम जब आगे बढ़ते हैं या हम कह सकते हैं तीसरे स्टेप में जाते हैं तो दो बातों की चर्चा करते हैं। एक विषय वस्तु में किस तरह का ज्ञान है और दूसरा विद्यार्थियों को यह क्यों पढ़ाया जाता है। जब हम चौथे स्तर में जाते हैं तो सिखाने की विधियों की चर्चा करते हैं और बहुत सारी विधियां हैं जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम उसका उपयोग करते हैं। और उन विधियों में से हम एक का चयन करते हैं, दो का चयन करते हैं जो वो उस पाठ के लिए उपयुक्त हो। जैसे लेक्चर मेथड हुआ, परिभ्रमण के द्वारा हुआ, रोल प्ले के द्वारा हुआ। तो ये सारी विधियां हैं। उन विधियों में से कोई एक विधि को चयन किया जाता है जो उस वर्ग कक्षा के लिए उचित हो। उसके बाद हम उस विधि को शिक्षा शास्त्रीय आधार पर देखते हैं, जांचते हैं और परखते हैं, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शिक्षा शास्त्रीय कसौटी पर उसको हम कसते हैं कि सचमुच में जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं या एडॉप्ट कर रहे हैं या चयन कर रहे हैं उसका शिक्षा शास्त्रीय क्षेत्र से किस तरह से संबंध है। उसके बाद पांचवा, जब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा स्टेप आता है सीखने की योजना का। तो शिक्षा शास्त्रीय जो योजना बना रहे हैं उसका एक डिटेल देते हैं कि सचमुच में हम अगर क्लास में जाएंगे तो उतने समय में क्या क्या और किस किस तरह से हम पढ़ाएंगे या चर्चा करेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है लर्निंग प्लान का। इसके लिए सबसे अधिक जगह भी निर्धारित है और हम इसी में सचमुच में प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे हमको काम करना है। तो ये हमारा पांचवा स्टेप हुआ। और इसके बाद जो छठा स्टेप होता है उसमें शिक्षिका के द्वारा स्वमूल्यांकन होता है। ये इसकी चर्चा हम लोग लर्निंग प्लान में बाद में करते हैं या शिक्षक शिक्षिका जब कक्षा से बाहर आते हैं तब ये चर्चा करते हैं कि पढ़ाने के क्रम में उनका किस तरह का अनुभव रहा, तो कैसे प्रश्न पूछे, कैसे किस तरह के प्रश्नों को हमने जवाब दिया या कौन से प्रश्न हम जवाब देने में असमर्थ हुए। तो इन सारी बातों को, इन सारी अनुभवों को बाद में कक्षा संचालन के समय नहीं बल्कि कक्षा संचालन की समाप्ति के बाद, संपन्न होने के बाद उन अनुभवों को चर्चा करते हैं और फिर उसको नोट करते हैं, लिखते हैं और आगे दूसरे लोगों से जो उससे संबंधित है चर्चा की जाती है। उसके बाद अंतिम है स्टेप, वो है अवलोकनकर्ता से संबंधित है। जब भी कोई शिक्षक या शिक्षिका कक्षा में है तो जो अवलोकन उस पाठ का करते हैं, ज़्यादातर व्याख्याता या दूरस्थ शिक्षा में मेंटर, तो वे कक्षा में कुछ देर ठहरते हैं और फिर अनुभव लेते हैं कि सचमुच में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, उन्हें कौन कौन से अनुभव प्राप्त हुए। और अवलोकनकर्ता कक्षा से जो अनुभव प्राप्त करते हैं उस अनुभव को वे पुनः वर्णन करते हैं। तो सचमुच में मित्रों ये अंतिम स्टेप है, ये शिक्षक से संबंधित नहीं है बल्कि अवलोकनकर्ता से संबंधित है। तो पुनः मैं एक बार और दोहरा देता हूँ हमारे पूरे लर्निंग प्लान में कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला हुआ सूचनात्मक विवरण, क्लास, विषय, टीचर से संबंधित सूचना। दूसरा हुआ विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान, बच्चों के पूर्व ज्ञान, शिक्षक का पूर्व ज्ञान और पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम से उसका क्या संबंध है।
उसके बाद विषय वस्तु का विवरण और सीखने की जो योजना है उसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस पाठ को पढ़ाने से बच्चों को क्या लाभ होगा और क्यों पढ़ाते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो सीखने सिखाने की विधियों में से कोई एक विधि हम चयन करते हैं कि हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से पढ़ाएंगे, कि क्वेश्चन आंसर के द्वारा पढ़ाएंगे। तो इन सारी विधियों से कोई एक विधि को हम चयन करेंगे और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि हम क्यों ये विधि चयन किए, क्या कारण है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा शास्त्रीय योजना का फिर विवरण देते हैं कि सचमुच में शिक्षा शास्त्रीय जो NCF 2005 BCF 2008 में कौन कौन सी बातें हैं और उन कौन कौन सी बातों से ये हमारा लर्निंग प्लान या हमारी योजना संबंधित है। और अंत में मित्रों, शिक्षक जब कक्षा से बाहर आते हैं तो वे अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करते हैं कि हमने शिक्षण कार्य किस तरह से किया, क्या सचमुच में हमारा शिक्षण कार्य सफल रहा या कोई कमी रह गई, उन सारी बातों की चर्चा करते हैं। और सबसे अंत में जो शिक्षक से संबंधित नहीं बल्कि अवलोकनकर्ता से संबंधित है, अवलोकनकर्ता या तो व्याख्याता या तो मेंटर या जो संबंधित है, अगर कोई पदाधिकारी आ रहे हैं वो भी जा सकते हैं और कक्षा में जाकर वे अपना अनुभव लेंगे कि कक्षा के कार्य या शैक्षणिक गतिविधियां किस तरह से चल रही है और पुनः कक्षा से बाहर आने के बाद वे अपने अनुभव को लिखते हैं और उसमें अपना सुझाव देते हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीखने की योजना का जो प्रारूप है मैं उसे भी व्हाट्सएप पर फोटो करके डाल दूंगा और पुनः आप उसको देखेंगे और देखने के बाद फिर किसी तरह के अगर कोई समस्या होती है तो हम लोग पुनः एक साथ हैं और उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों देखने के लिए। और साथ साथ एक और आग्रह है कि सचमुच में अगर हमारा क्लिप अच्छा लग रहा है, आपको इससे लाभ हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। इसलिए कि जब ऐसा वीडियो डालेंगे तो मुझे डालने की, आपसे लिंक करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि स्वतः आपके पास ये वीडियो चला जाएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत